हेलो गाइस, मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को गुप्त वंश तक करवा दिया था। आज उसके आगे के वंश पाल वंश को हम लोग देखेंगे। ये इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाल वंश। पाल वंश से इंपॉर्टेंट क्या है? तो पाल वंश की स्थापना किसने की है? गोपाल ने। कब की है? 1750 ईस्वी में। गोपाल से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है एग्जाम में कि गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहां पे? बिहार शरीफ में। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल। इसने दो विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन कौन से? तो विक्रमशिला जो भागलपुर में है, और एक सोमपुर महाविहार जो वर्तमान बांग्लादेश में है। इन दोनों का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल ने। यहां से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर धर्मपाल जो था ना, वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कौन कौन सा? तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसने किया था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्स से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज दोनों को पराजित किया, और कुछ समय के लिए क्या? कन्नौज पे अधिकार किया। यहीं पे अधिकार के लिए ना पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किए? भाग लिए हैं। बस ये कन्नौज पे राज करने के लिए। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। फिर धर्मपाल के बाद उसका पुत्र कौन बना शासक? देवपाल। 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने राजधानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो देवपाल ने बनाया था। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र को नालंदा विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये भी पीवाईक्यू है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। फिर देवपाल के बाद विग्रहपाल बनते हैं, महिपाल बनते हैं, फिर रामपाल आदि ने शासन किया है। फिर पालकालीन आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट क्या है? तो पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इनके बारे में पूछा गया है। धीमन और बिटपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न वंश, शासक और उसकी राजधानियां। तो हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है ना, उसको इसने एक बॉक्स में क्या किया है? सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। पहला क्या है? बृहद्रथ। हम लोग देखते हैं कि मगध की स्थापना किसने की है? बृहद्रथ ने की है। इसकी राजधानी कौन थी? गिरिवृक्ष राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। फिर आते हैं बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिवृक्ष राजगिरी। फिर आते हैं उदयन, जो कि बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु का बेटा था उदयन। इसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने की थी। ये पूछा गया है एग्जाम में। फिर आता है शिशुनाग। शिशुनाग ने राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली में। फिर आता है इसका बेटा कालाशोक। फिर ये क्या करता है? राजधानी को वैशाली से कहाँ ले जाता है? पटना। फिर आता है नंदवंश। नंदवंश के टाइम में भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। फिर आते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में भी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। फिर आता है कुषाणों का शासन। तो कुषाणों ने राजधानी को कहाँ ट्रांसफर किया? तो फिरोजपुर एवं मथुरा। इनकी दो राजधानियां थी। फिर आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के टाइम में राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। फिर पाल वंश। पाल वंश के टाइम में राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। हम लोगों ने देखा ना कि देवपाल ने क्या किया था? राजधानी मुंगेर ट्रांसफर कर ली थी। अब देखते हैं हम लोग प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल एक नया ट्रेडिशन है ना कि आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। ऐसे नहीं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे 4 साहित्य के नाम दे दिए जाएंगे, 4 लेखक के नाम दे दिए जाएंगे, और उसको ना मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो इसमें अगर आपको एक दो भी याद रहा ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा इजिली। इसलिए इस बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं। पहला अर्थशास्त्र।
कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने। राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, किससे? मौर्य प्रशासन से। फिर है बुद्ध चरित्र, इसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने। बुद्ध धम्म का महाकाव्य। फिर है प्रज्ञा पारमिता, इसको किसने लिखा है? नागार्जुन ने। इसमें क्या है? शून्यवाद का सिद्धांत है। फिर सियुकी, इसको किसने लिखा है? हेनसांग ने। ये भारत का यात्रा विवरण है। फिर यहाँ पे ना हम लोग फाहियान पढ़ते हैं, तो फाहियान की किताब है फोक्यू की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था भारत। फिर है इंडिका, इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का विवरण है। इसी में इसने बताया था कि मौर्य साम्राज्य में ना विभाजन 7 वर्गों में है टोटल। कितने? 7 वर्गों में समाज विभाजित है। फिर मिलिंद पन्हो, इसको किसने लिखा है? नागसेन ने। ठीक है। बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह, ये भी पूछा गया है पीवाईक्यू में। फिर है ललित विस्तार, इसके लेखक का नाम हमें पता नहीं है। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। फिर महावंश, श्रीलंका के राजा का वर्णन। फिर जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां। ये तो पता ही होना चाहिए आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन बिहार का जो इतिहास था ना, वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग प्राचीन मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखेंगे। मध्यकालीन बिहार, इसमें हम लोग देखते हैं क्या? तो सल्तनत काल, मुगल काल, अफगान में बिहार, शेरशाह सूरी का सूरवंश, स्थानीय वंश कर्नाट वंश जिसकी स्थापना किसने? नानी देव ने की थी। तुर्क शासन में बिहार। फिर सिख धर्म, यहाँ पे देखते हैं कि 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। अगले साल क्वेश्चन भी आया था 70वीं यूपीएससी में यहाँ से। पहला देखते हैं हम लोग इसमें क्या? तुर्क शासन में बिहार। तो तुर्क शासन, बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दास था, गुलाम था। बख्तियार खिलजी। तो बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना, वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? तो वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था, मैंने बताया था ना कि जिसकी स्थापना नानदेव ने की थी। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदनपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। जहां भी इसने जीता है ना, वहां पे इसने आतंकी मचाया, सब कुछ बर्बाद कर दिया था इसने। बख्तियार खिलजी ने ओदनपुरी के साथ साथ नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सबको नष्ट कर दिया। क्या कि आग लगा दी गई हर जगह। उसने 1203 से 4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो कि सेन वंश की राजधानी थी। इसको याद रखना है राजधानी को। इसकी राजधानी थी नदिया बंगाल, सेन वंश की। उस समय सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, जो कि डर से ही भाग गया था, बिना लड़े ही भाग गया। और बख्तियार खिलजी ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। फिर बख्तियार खिलजी के बारे में देखते हैं कि उसी के एक अधिकारी अली मर्दान ने, यहां से पूछा हुआ ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में, उसकी हत्या कर दी। उसके सबको कहां दफनाया गया है? इमादपुर, बिहार शरीफ में। फिर आता है स्थानीय वंश, कर्नाट वंश। ये इंपॉर्टेंट वंश है, यहां से क्वेश्चन बनता है हर साल। मिथिला के कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नानदेव। इनको पूछा गया है, इनको याद रखिएगा। इसकी राजधानी कहां थी? सिमरावगढ़, जो कि वर्तमान नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने क्या किया था? तो बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट कर दिया था। क्योंकि कर्नाट वंश और सैन वंश का जो है ना आपस में बनता नहीं था, इनका संघर्ष चलता रहा है आपसी। इसने क्या किया? बख्तियार खिलजी को नजराना भेंट कर दिया, तो बख्तियार खिलजी ने कर्नाट वंश को कुछ नहीं किया था, इसको छोड़ दिया था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्माव स्वामी ने की। ये भी फैक्ट है, फैक्ट बीपीएससी फैक्ट ही पूछता ही है भर भर के, तो आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में क्या हुआ?
उसने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो हरि सिंह देव थे। ये पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ये फैक्ट पूछा गया है। हरि सिंह देव 1279 से 1335 समाज सुधारक भी थे। हरि सिंह इस वंश के अंतिम शासक थे। तो हम लोग देखें कि नानीदेव स्थापना करते हैं और हरि सिंह क्या थे? इस वंश के अंतिम शासक थे। उसके समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ। फिर आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। ये फैक्ट है, ये याद रखना है। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। हम पढ़ते भी हैं गयासुद्दीन तुगलक, अभी ऊपर में ही देखा कि उसने क्या किया था कि हरि सिंह को हराकर कर्नाट वंश को क्या किया? सल्तनत काल में मिला लिया था, सल्तनत वंश अपने वंश में मिला लिया था। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया इसको। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया। पटना और गया में उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिलता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाता था। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। इसके बारे में पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज उल सिराज, इनका पूरा नाम है मिनहाज उल सिराज, क्या की? तबकाते नासरी की रचना की है, जो बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ये बुक तो बहुत बार पूछा गया है, इस बुक को याद रखिएगा। मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है क्या? तबकाते नासरी। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नूहानी का पुत्र बहार खान नूहानी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। पता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध होता है उसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। ये भी पढ़ लेंगे, ये पूछा जाता है। और खास करके डेट भी याद रखेंगे, आजकल डेट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। ठीक है। शेरशाह देखते हैं हम लोग कि सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। शेरशाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यहां से क्वेश्चन हर साल आता है। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। बहार खान नूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। ये पूछा गया है। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है, डेट के साथ, ईयर के साथ याद रखेंगे। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किनके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह की उपाधि धारण की कब?
चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। फिर ये भी याद रखेंगे डेट के साथ कि 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ है। उसने सूरवंश की स्थापना की। फिर 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मिलता है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मारवाड़ और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कालिंजर का युद्ध कब लड़ा है उसने, 1545 में, जिसमें गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण कराया। ये याद रखिएगा कि कौन से स्थापत्य कला है, ये इंडो इस्लामिक है। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। किसने बनवाया? तो इस्लाम शाह ने बनवाया है। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। पटना शहर की स्थापना भी हम लोग देखते हैं किसने की थी, तो शेरशाह ने की थी। इसके भूमि मापन से भी एक क्वेश्चन आता है, तो गज सिकंदरी का उपयोग किया था शेरशाह सूरी ने। एक फैक्ट और आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका भी निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबाड़ एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आगे है मुगल काल, बिहार। मुगल काल में देखते हैं शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज की स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया है और 1576 में उसने पटना को जीत लिया। दाऊद खां करानी को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेट के साथ याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ईयर के साथ याद रखिएगा। कब दिया गया है मुगलों द्वारा बिहार को सूबा प्रांत का दर्जा? तो 1580 में। अकबर द्वारा मुनीम खां बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1661 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। ये फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और अकबर ने किसे बिहार का प्रांतपति बनाया, जहांगीर ने किसे बनाया, फिर शाहजहां ने किसे बनाया, औरंगजेब ने किसे बनाया, कम से कम इसको आप लोग लिख लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल मैच ऑफ द फॉलोइंग का भी जमाना है, तो वहां पे भी पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं हम लोग, औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को
1702 ईस्वी में बिहार का क्या किया है, प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया, उसका सौंदर्यीकरण कराया है। उत्तर मुगल काल में उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वो पहला मुगल सम्राट था। और दूसरा कौन था, शाह आलम द्वितीय। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, आप इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शाह आलम द्वितीय के विधिवत राज्याभिषेक भी कहाँ, 1761 में पटना में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। इस युद्ध को याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। इसके आगे देखते हैं क्या होता है। फिर है सिख धर्म। सिख धर्म और बिहार। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक देव ने की थी। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्राएं की। सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। कब, 1666 ईस्वी में। तो कौन कौन दो गुरु देख रहे हैं, गुरु नानक देव है और 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, दोनों बिहार आए थे। फिर सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ, पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ है। डेट के साथ याद रखिएगा, डेट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने, ठीक है। फिर 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने की है। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब ही अगले साल पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन में आंसर दे के पूछा गया है, ये कहाँ पे है, तो पटना में है। सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। अब इस बार मान लो निर्माण से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसको याद रख लेंगे, किसने कहा, महाराजा रणजीत सिंह ने कराया है। मध्यकालीन बिहार का इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना वैल्यूबल सजेशन भी दें। थैंक यू।